हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और आज जैसा कि हम अपना मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, हम आज उसको आगे लेकर चलते हैं आपके एक चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। तो बैंकिंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंक्स मतलब हमने क्लास 11th में देखा था, चार टाइप में बांटे गए थे: कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन क्या हमें चारों के बारे में यहाँ पढ़ना है? तो नहीं। यहाँ पर हमें दो बैंक्स के बारे में पढ़ना है, और दो में से एक जो है आरबीआई सेंट्रल बैंक, वो डिटेल में पढ़ना है। जो कमर्शियल बैंक है ना बेटा, मैं उसको पढ़ाऊंगा, डिटेल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम प्रोस्पेक्ट से वहां से कवरेज मार्क्स वाइज बहुत कम होता है। ठीक है, तो समझते हैं आज हमारा कि कमर्शियल बैंक होता क्या है, क्या काम और कैसे काम करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कमर्शियल बैंक को जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी यूबीआई बैंक ले लो, एसबीआई बैंक ले लो। ठीक है, तो ये जो एसबीआई बैंक है, यूबीआई बैंक है बेटा, ये कैसे काम करती होंगी? तो समझना, एक एक चीज को आराम से समझाते हैं। देखो, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आप लोग हो बेटा, ठीक है, जिनके पास खूब सारा सरप्लस मनी है। ठीक है, आपने शर्ट की जेब में रखा, पैंट की जेब में रखा, और जितनी जेबें आपके पास थी सब में रखा, लेकिन इतने पैसे हैं कि अब आप सोच रहे हो रखे तो रखे कहाँ। तो आपको सामने दिखा एक बैंक, और आप सोचते हो यार चलो ना इस बैंक में पैसे रख देते हैं। तो आप गए, और एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, बस थोड़ा सा ही आपके लिए, जो थोड़ा है, 1 करोड़ रुपए जो थे, आपने बैंक में रख दिया। ठीक है, बैंक में पैसा रखने पे आपको बैंक खुश होकर थोड़ा बोलेगी कि भैया इसके बदले मैं आपको इंटरेस्ट दे देता हूँ। लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूँ, बैंक ने बोला मैं आपको 6% इंटरेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, ओके। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, तो वो लोग कहाँ पहुंचते हैं? बैंक के पास, और वो बैंक के पास उन पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी में सारे अमीर नहीं है बेटा, कुछ मेरी तरह गरीब भी तो लोग रहते हैं। तो मान लो मैं वो नीडी पीपल हूँ, ठीक है, मैं वो नीडी पीपल वाले ग्रुप से हूँ। ठीक है, तो मुझे भी लगा कि यार थोड़ा बहुत अगर पैसा मिल जाता तो मैं क्या करता, मैं थोड़ा बहुत इसको क्या कर लेता, काम वाम कर लेता। ठीक है, इससे और थोड़ी कमाई हो जाती मेरी। तो ये नीडी पीपल क्या कर सकता है भाई? गरीब इंसान गया और यहाँ से बैंक से लेंडिंग ले लिया। यहाँ पे आपने क्या किया था? डिपॉजिट किया था, और मैंने यहाँ से पैसा बैंक से ले लिया, और गरीबों को तो सब लूट रहे हैं। ठीक है, तो गरीब से यहाँ लूटा गया, लेट सपोज 16%। बैंक बोला तुमको जो लोन चाहिए, जो मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ ना, मैं एक कंडीशन पर दूंगा, अगर आप उसको क्या कर सकते हो, अगर आप उसको 16% इंटरेस्ट दे सकते हो तो वो दे देगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, 16% इंटरेस्ट की बात हो गई, मैंने बोला ठीक है भाई ले लो। तो देखो, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, ठीक है, अगर थोड़ा सा समझा जाए, इसको ध्यान से सुनना, तो देखो इसके अंदर में हो क्या रहा है। आपको लगेगा कि यार देखो, इनसे 16% बैंक ने लिया और 6% आगे दिया, तो 10% की जो चीज है वो तो हो गई मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम टू बैंक, बैंक का मेजर कमाई मोटा मोटा यही हो गया ना। बैंक का मेन काम ही तो होता है बेटा, बैंक का दो ही तो मेन काम होता है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टू लेंड लोन। ठीक है, तो इसी तरीके से बैंक काम करती है। देखो, क्लास 11th तक ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगती थी और ये इतनी ही थी, लेकिन क्लास 12th में ना थोड़ा इसको और एडवांस लेवल से समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर में क्या हुआ, डिपॉजिट्स के अंदर में ध्यान से समझना हुआ क्या फिर, कि डिपॉजिट के ऊपर, अब देखते हो, देखो, डिपॉजिट के ऊपर इसने ये 10% मतलब 6% का इसको मिला, और लोन के ऊपर इसने 16% का लिया था। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लेंडिंग आपको लग रहा होगा कि अगर ये ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1 करोड़ की लेंडिंग कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। अब ध्यान से समझना, हर बैंक के ऊपर बैंक के पापा बैठे हुए हैं जिनका नाम है आरबीआई। आरबीआई ऐसा नहीं करने देते। ठीक है, आरबीआई जी ऐसा करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते अभी समझते हैं। देखो क्या हुआ,
ऊपर बैठे थे पापा, और पापा ये सारी बात देख रहे थे कि इनके पास आया 1 करोड़ रुपए और ये देना भी चाह रहे हैं आगे लोगों को 1 करोड़ रुपए। तो जानते हो, जब हम नानी जी के यहाँ से लौटते हैं तो पापा या मम्मी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा वो जो नानी जी 500 रुपए दी है ना, लाओ हमारे पास रख दो, हम बाद में तुमको जब जरूरत पड़ेगी दे देंगे। लेकिन आज आज तक वो पैसे वापस आए क्या आपके पास? मेरे पास तो नहीं आए। तो वही सेम चीज यहाँ भी होती है बेटा, सुनना। आरबीआई पापा क्या बोलते हैं अपने बच्चे लोग को कि बेटा देखो, ये जो सारे पैसे आए हैं ना, सारे डिपॉजिट, ये सारे ना तुम अपने पास मत रखो। एक काम करो, इस डिपॉजिट का ना एक पार्ट लाओ, मैं रख लेता हूँ। एक पार्ट लाओ, मेरे को दे दो, मैं रख लेता हूँ अपने पास। ठीक है? ओके। और कुछ पैसा क्या करो, तुम अपने पास ही रख लो, कैश में रख लो, लिक्विड फॉर्म में रख लो, अपने पास रख लो बचा के। थोड़ा बहुत हमेशा जेब में रहना चाहिए, कल को कहीं गए इधर उधर फंस गए तो भैया जरूरत में काम आ जाएगा। और बाकी जो पैसा है तुमको अगर खर्च करना है तो कर दो, यानी लेंडिंग करना है तो कर दो, ऐसा पापा बोल रहे हैं। मतलब आरबीआई बोल रहा है एसबीआई को। तो आरबीआई ने जो ये वर्ड बोला ना कि लाओ मेरे पास पैसा रख दो, उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और जो खुद के पास रखने के लिए बोला लिक्विड फॉर्म में, उसको कहते हैं एसएलआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। और बाकी तो लेंडिंग कहलाता ही है। तो जनरली ये 4% सीआरआर होता है और जनरली ये 21% एसएलआर होता है जनरली। ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? तो ये बढ़ते घटते रहता है, और क्यों बढ़ते हैं घटते हैं अभी आगे समझेंगे भी, मत चिंता करो। ठीक है? तो अच्छा, अब देखो 21 और 4, 25% का तो आरबीआई ने बोला तुम दे ही नहीं सकते किसी इंसान को। तो भाई जब दे ही नहीं सकते तो क्या यहाँ 1 करोड़ रुपए जाएगा आगे? नहीं बेटा, 1 करोड़ यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैक्सिमम कितना दे पाएगा ये? 75 लाख तक का लेंडिंग कर पाएगा। तो ये जो 16% कैलकुलेट होगा वो किस पे आया इसको? 75 लाख पे। और ये जो 6% आगे दिया वो 1 करोड़ पे हो गया। बाकी अब जो कैलकुलेट करके जो भी इसका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा वर्सेस इसका इंटरेस्ट अमाउंट, इसको माइनस करने के पास जो भी बचेगा वो इनकम जाएगा बैंक का, मेन इनकम। इतना बात समझ में आया बेटा? अच्छा देखो क्यों बोला गया, पापा क्यों बोलते मेरे पास लाके रखो कि कोई इमरजेंसी आ जाए बेटा, तो तुम आकर मेरे पास से ले जाना। तो वो है सीआरआर, इमरजेंसी पर्पस। ठीक, अपने पास रखे क्यों रखना? बेटा ये देखो, सारा पैसा अगर बैंक उठा के लोन पे दे दे, और मान लो एक कस्टमर जो आपके बैंक में अपना डिपॉजिट करके गया था, उसको जरूरत पड़ी, वो आ गया बैंक पे पैसा मांगने, तो बैंक अब कहाँ से लाएगी? अगर सारा पैसा बाहर मार्केट में दे दिया, लोन पे दे दिया, तो उसके पास तो बेचारा एकदम ठंडन गोपाल हो गया भैया, उसका जेब हो गया खाली। अब वो कैसे देगा भैया पैसा? तो वो पैसा देने के लिए उसके पास लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए। तो उसका है पर्पस एसएलआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इतना बात समझ में आया? ओके। तो ये हो गया हमारा हाउ अ कमर्शियल बैंक ऑपरेट्स, और उसके ऊपर कैसे आरबीआई चीजों को कंट्रोल, मॉनिटर और सुपरवाइज करता है। ठीक है? गवर्न करता है। ठीक है? इतनी बात समझ में आई एक एक चीज? तो देखो मैंने पहले ही डायग्राम के साथ आपको बहुत मेजर कंसेप्ट्स को कवर करा दिया। ठीक है? देखो तो अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को सेट असाइड करते हैं अभी के लिए। अब देखो एक एक चीज जल्दी जल्दी कवरेज करते हैं। कमर्शियल बैंक का पहला काम होता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो डिपॉजिट कैसे कैसे होते हैं, तो देखो यहां पर मैंने लिखा है, आप करेंट अकाउंट का डिपॉजिट ले सकते हो, फिक्स डिपॉजिट ले सकते हो, सेविंग डिपॉजिट ले सकते हो। ठीक है? तो ये तीन मेजर टाइप ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। करेंट डिपॉजिट कहने का मतलब है यहाँ पर वो डिपॉजिट जो बैंक आपको पैसा जब देगी वो मतलब सॉरी, जब आप बैंक में पैसा दे रहे हो ना, तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हो जब आपको जरूरत पड़ी, जितने की आपको जरूरत पड़े। तो ये बोल रहा है वो डिपॉजिट जिसको वो रीपे कर देगी बाय बैंक ऑन डिमांड, रीपेड, रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। मतलब जब आप बैंक से मांगने जाओगे तो बैंक तुरंत आपको दे देगी, इसमें रोक टोक नहीं रहेगा। मतलब आप बिना कितना भी अमाउंट का और कितनी भी बार निकाल सकते हो। ठीक है? इसमें कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन एक खास बात, इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा बेटा, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? रेदर उल्टा आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। तो अक्सर देखोगे ये जो करेंट अकाउंट है ना बेटा, ये कौन खोलते हैं? बिजनेसमैन लोग। ठीक है? बिजनेसमैन लोग इसको खोलते हैं क्योंकि उनको डे टू डे बहुत सारे पैसे लेन देन करने पड़ते हैं।
फिर है एफडी, हर घर में एफडी तो है ही। एफडी का मतलब है ऐसा डिपॉजिट बेटा जो कुछ टाइम के बाद, मतलब एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एक फिक्स्ड टाइम होगा, लेट सपोज 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद ही उसका पैसा निकाला जा सकता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बता दूं बेटा कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपका कुछ पोर्शन काटा जाएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट आपका तोड़, कहते हैं ना एफडी तुड़वानी पड़ गई जरूरत इमरजेंसी में, तो वही चीज ये बोल रहा है, तो आपको ना थोड़ा पैसा उसमें कट जाता है। इतना बात समझ में आया? तो मैं ये बोलूंगा जनरली उसको विड्रॉ आप कर ही नहीं सकते। मेरा कहना तो ये ऐसे मैं बोलूंगा कि आप उसको जनरली यूजुअली आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसको तब करोगे जब उसका फिक्स टाइम। ठीक है, अच्छा, वो एक्सेप्शन है तुड़वाना ना, तो एक्सेप्शन की बात नहीं करते। लेकिन इसमें खास बात याद रखना, देखो इसमें लिखा मैंने, इसमें चेक की फैसिलिटी नहीं होगी, मतलब तुरंत निकालने की फैसिलिटी नहीं, लेकिन इसमें मस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और इसमें भाई भयानक रेस्ट्रिक्शन है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर मैच्योरिटी, उसके टाइम, जितने टाइम के लिए आपने बोल कर दिया था उससे पहले नहीं ले पाओगे। फिर है सेविंग डिपॉजिट बेटा। सेविंग डिपॉजिट ना थोड़ा सा करंट का और थोड़ा सा फिक्स्ड का बना के मिक्स बनाया गया है इसको। ठीक है, कंबाइंड फीचर है। इसके अंदर में देखो चेक फैसिलिटी तो होगी, आप पैसे निकाल तो सकते हो, लेकिन ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा बेटा इसमें, नंबर एंड अमाउंट पे, कि आप इतने लेवल तक पैसा निकाल सकते हो या इतनी बार पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन होगा जो कि करंट में नहीं था। ठीक है, अच्छा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बेटा, करंट में तो नहीं मिलता था और एफडी में खूब मिलता था, इसमें मिलता है बट लेस इंटरेस्ट मिलता है, लेस देन द एफडी रेट। ठीक है, तो एफडी के रेट से कम मिलता है, ये भी याद रखोगे, मिलता है बट कम मिलता है। इतना समझ में आया? तो ये हो गया। फिर अब उसके बाद आते हैं, दूसरा काम क्या करता है कमर्शियल बैंक बेटा? लोन देने का काम। लोन देने का काम, इसका कहने का मतलब है कि लोन अलग अलग नाम से देता है। कैश क्रेडिट देता है बेटा, डिमांड लोन देता है और शॉर्ट टर्म लोन देता है। ठीक है, तो कैश क्रेडिट मतलब जब हम सामने वाले को कैश देते हैं, मतलब बैंक जब उधार देता है और कैश में देता है। ठीक है, बोरोवर को देता है, और उसके बदले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स, मतलब उसके बदले कुछ कोलैटरल जैसा, गिरवी जैसा चीज है, दैट इज उसका करंट एसेट्स, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सबको लेकर। ठीक है, ओके। उसके बाद है डिमांड लोन। डिमांड लोन बेटा ध्यान देना, बच्चों को लगता है जब आपको डिमांड होगी तब लोन लो, नहीं, आपको लोन दे दिया जाएगा। डिमांड मतलब बैंक को जब जरूरत होगी, बैंक जब डिमांड करना चाहे डिमांड करके वापस ले लेगा, तो ये वो है बैंक के साइड से ये डिमांड लोन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन मतलब वही जो 1 साल से पहले आपको चुकाना पड़ जाए। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ लोन भी आप बैंक से ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो मेन काम था, प्राइमरी फंक्शन थे बैंक का। मेजर काम होता है क्या? कि भैया पैसे लेना, पैसे देना, डिपॉजिट लेना और लोन देना। ठीक है, अच्छा, तो देखो और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। आपने 11th में अकाउंट से पढ़ा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में मान लो 20,000 रुपए हैं, तो भी क्रेडिट लिमिट अगर आपको 15,000 और मिली है तो आप टोटल 35,000 का पेमेंट कर पाओगे। ऐसे ही करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी दी जाती है, उसमें भी आप जितना अवेलेबल बैलेंस है बिजनेसमैन लोग को दी जाती है, उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, वो फैसिलिटी भी होती है। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने 11th में पढ़ा होगा, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। आप बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल को बेटा ले जाकर बैंक में देकर, जस्ट लाइक चेक देकर पैसा लेते हो ना, वैसे ही बिल देकर पैसा ले सकते हो, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो थोड़ा सा पैसा काट कर आपको पूरे पैसे दे देता है बिल का। ठीक है, एजेंसी फंक्शन, यानी इसमें ना बैंक आपका एजेंट बन के आपके कहे मुताबिक काम करता है। जैसे कि आप बैंक को बोलते हो कि मेरे बच्चे को भाई ट्रांसफर कर दो फंड, तो वो फंड कर देता है ट्रांसफर। वो बोल देता है भैया कि मेरे बिहाफ पे जाओ, कुछ पेमेंट है, कुछ चेक्स हैं, उसको कलेक्ट कर लो कस्टमर से। ठीक है, या पेमेंट ड्यू है उसको कर दो, तो वो सारा काम भी वो करेगा। वो आप उसे बोल दोगे कि भैया शेयर वगैरह खरीदना बेचना है, वो कर देगा। टैक्स की कंसल्टेंसी बैंक से मिलता है, सबको नहीं मिलता बेटा,
लेकिन उसके जो खास प्राइम प्रीमियम वाले कस्टमर होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस करता है कि आप इसमें लगाओ तो टैक्स बचेगा, इसमें लगाओ तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी बात बताता है, ठीक है। और फैक्टरिंग सर्विस होता है बेटा। फैक्टरिंग सर्विस मतलब कभी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो कंपनी बैंक को एज फैक्टर यूज करके फाइनेंस उठवाता है, यानी अलग अलग जगह से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अच्छा से अच्छा फाइनेंस का ऑप्शन खोजता है। अब है जनरल यूटिलिटी फंक्शन बेटा। जनरल यूटिलिटी फंक्शन कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से ही कि ये भी काम एडिशनल वर्क बैंक परफॉर्म करेगा लोगों की डे टू डे एक्टिविटीज को हेल्प करने के लिए। जैसे उनको लॉकर की फैसिलिटी दे देता है। ट्रैवलर्स चेक होता है बेटा। जैसे कि अगर मान लो मैं 1 करोड़ रुपए कैश में पेटी में लेके जा रहा हूं, तो डर है ना कि कहीं लूट लपाट ना हो जाए, तो मैं बैंक में जाके इस पेटी को जमा करके एक चेक ले लूंगा जिसको कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। और जहां मुझे पेमेंट करनी मैं वहां पहुंचूंगा, वहां के नियरेस्ट बैंक जाके ये चेक देके फिर से एक पेटी वापस ले लूंगा। तो ये होता है ट्रैवल में सेफ्टी के लिए जो चेक बनाकर रखे वो ट्रैवलर्स चेक है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेटा, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट या लोन की बात होती है ना, तो आजकल क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, तो वही है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक ये सर्टिफाई करती है कि अगले इंसान को आप उधार में सामान दे सकते हो, भरोसेमंद इंसान है, अच्छा क्रेडिट है इसका मार्केट में, ये बैड डेट नहीं करेगा, ये विजय माल्या नहीं बनेगा, ये नीरव मोदी नहीं बनेगा, भरोसेमंद इंसान है, ठीक है। ओके। अंडर राइटिंग सिक्योरिटी मतलब कहने का मतलब ये आपको शेयर्स वगैरह अगर सेल करना हो ना, तो उसमें भी हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। तो विथ दिस हमारे जो कमर्शियल बैंक का जितना जानना जरूरी था आपको, जो मेजर मेजर फंक्शन है, ऑलमोस्ट वो पूरा डन है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ना बहुत कम चांस से पूछा जाता है, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डैम श्योर आने वाली चीज है, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब आते हैं बैंकों के पापा, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक यानी हमारे कंट्री का अपेक्स अथॉरिटी, बैंकिंग या सुप्रीम बॉडी है। पैसे को लेकर अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो बिना आरबीआई के अप्रूवल के नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो आरबीआई करता क्या है? एक तो हम आरबीआई को एक ही रीजन से जानते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि आरबीआई एक ही जगह हमें लिखा हुआ याद आता है, वो है नोट पे, ठीक है। पूरा ध्यान होता है नोट पे, और उस ध्यान के बीच एक और ध्यान से दिखता है क्या? आरबीआई। तो वही चीज बोल रहा है, सबसे पहला काम होता है नोट छापना और बांटना, वो काम कौन कर रहा है? आरबीआई। इसीलिए इसको कहते हैं इशुअर ऑफ करेंसी, ठीक है। ईश्वर नहीं, इशुअर, ठीक है। तो इशुअर ऑफ करेंसी है ये, ठीक है। आरबीआई ही करता है। लेकिन ना एक चीज यहां पर मैंने लिखी है बेटा, थोड़ा आउटडेटेड कंसेप्ट है बट आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। 1 रुपए का जो नोट है और कॉइन होता है वो मॉफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ठीक है। अच्छा, अब ऑल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, ये इसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है। मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है मतलब आप किसी भी नोट के ऊपर देखोगे, आप किसी भी नोट के ऊपर देखोगे, कोई नोट के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसके में क्या लिखा होता है? बीच में लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज दिस मच। देखो, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूं, शायद अगर क्लियर हो जाए तो। ये देखो जरा सा, यहां पर क्या चीजें बात लिखी गई है। आई, देखो मैं पढ़ रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ, क्योंकि ये 20 रुपए का है तो लिखा है 20 रुपीज। मतलब आरबीआई यानी गवर्नमेंट ये बात को बोलता है सामने से कि अगर दुनिया में ये एक नोट लेकर तुम्हें 20 रुपए की वैल्यू की कोई चीज ना मिले, तुम मेरे पास आना, मुझे बताना, मैं लाइबिलिटी लेता हूं, तुम्हें उतने वैल्यू की जो चीज चाहिए मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी लायबिलिटी है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंकर टू गवर्नमेंट, दूसरा काम क्या करता है आरबीआई? आरबीआई बैंकर बनता है। बैंकर मतलब जब मोदी जी को जरूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो एसबीआई को नहीं दौड़ते बेटा, वो 150 का उधार नहीं लेने जाते, वो 150 करोड़ का उधार लेने जाते हैं। तो छोटा मोटा उधार की बात थी नहीं, तो बड़े बड़े उधार, बड़े बड़े फाइनेंस की जरूरत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। दूसरी बात, जैसे हमारा अकाउंट एसबीआई यूबीआई में खुला होता है ना बेटा, वैसे ही आरबीआई में किसका अकाउंट खुला हुआ है?
बाकी बैंकों का प्लस मोदी जी का भी खुला हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट उनके अकाउंट का एक तरीके से मैनेजर भी है, ठीक है, अकाउंट को संभालने वाला, ठीक है। तो ये सब काम क्योंकि वो करके देता है, इसलिए उसको बैंकर टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैंकर भी कहते हैं। अभी ही मैंने बताया, वो बैंक जो हमारे एसबीआई यूबीआई का अकाउंट है वो भी आरबीआई के पास होता है, तो इसलिए वो बैंकर्स बैंक कहलाता है, ठीक है, बैंकों का बैंक है ये। लेकिन उसके साथ एक वर्ड लिखा सुपरवाइजर भी है, यानी ये बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है कि कोई कस्टमर से लूट लपाट ना कर ले, ज्यादा ब्याज ना खा ले, ज्यादा उसके साथ मारपीट पे ना आ जाए, ये सब उल्टा सीधा हरकतें ना हो, उसको कंट्रोल, उसको देखने का काम भी करता है। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर आया है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व याद है, अभी ही मैंने बताया सीआरआर की कस्टडी कौन रखता है, किसके पास होता है, आरबीआई के पास ही तो होता है। तो वही लिखा है। फिर बोल रहा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसको समझाने के लिए मैं एक अच्छा सा लाइन बोलता हूँ, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब जब कोई बैंक डूबने की स्थिति में आ जाए, बंद होने की स्थिति में, तो वो पापा पापा चिल्लाते आरबीआई के पास जाता है, फिर आरबीआई उसको बचाता है। अभी अगर मैं रिसेंट में इसका एग्जांपल दूं बेटा, तो एक बैंक था या है, यस बैंक, जिसको सब लोगों ने नो बोल दिया था, ठीक है, उसको बचाने के लिए वो दौड़ा किसके पास, आरबीआई के पास। और जब पापा से गुहार लगाई तो पापा ने एसबीआई को बोला कि इस बच्चे को बचा लो, ठीक है, इस बच्चे को मरने से बचा लो। और बच्चे को बचाने के लिए एसबीआई ने उसको क्या किया, मर्ज कर लिया अपने अंदर, ठीक है, बोला अच्छा ठीक है आ जाओ हमारी शरण में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस बेटा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहने का मतलब होता है बेटा, जैसे आप लोग, अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिकली होता तो बहुत क्विक है, पहले ऑफलाइन होता था तो बहुत टाइम टेकिंग था। आप ये सोचो बेटा, जब मैं यूबीआई का चेक ही यूबीआई में, मतलब किसी ने, मान लो मेरी फीस पेमेंट की किसी के पेरेंट ने, मेरा भी अकाउंट यूबीआई में है, उनका भी यूबीआई में है, तो वो तुरंत लगाओ तो तुरंत बैंक में पैसा आ जाता है मेरे। लेकिन अगर वो एसबीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी का अगर हो, तब तब वो पैसा को 48 घंटे, 72 आवर्स या 48 आवर्स के अप्रॉक्स का लगता है ना जो टाइम, वो टाइम क्यों लग रहा है, दो बैंक के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन करना और क्लियरेंस करवाने में लगता है। और वो क्लियरेंस, उस सेटलमेंट का काम में इन्वॉल्व कौन रहता है, आरबीआई, इसीलिए उसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्यों ऐसा करना पड़ता है आरबीआई को बेटा, देखो सीआरआर एसबीआई का भी मेंटेन्ड है आरबीआई के पास, और एचडीएफसी का भी सीआरआर मेंटेन्ड होगा। मान लो एक इंसान ने, जो जो इंसान मान लो मेरे स्टूडेंट के जो पापा है, मान लो वो एसबीआई में थे, एसबीआई से उन्होंने क्या किया, 40,000 रुपए लेट सपोज फीस मुझे दे दी, और मेरा अकाउंट था एचडीएफसी में। तो अब एचडीएफसी में आया जब 40,000, तो यहाँ का डिपॉजिट बढ़ गया और यहाँ का डिपॉजिट घट गया। तो भाई डिपॉजिट के ऊपर ही तो 4% का सीआरआर कैलकुलेट होता है। तो अब पहले एसबीआई ज्यादा सीआरआर रखी थी आरबीआई के पास, अब डिपॉजिट कम हुआ तो उसका सीआरआर भी कम होगा, तो आरबीआई को वापस करना होगा ना एसबीआई को उतना सीआरआर का अमाउंट। और ऐसे ही एचडीएफसी का बढ़ा डिपॉजिट तो आरबीआई के पास और ज्यादा रखना होगा। तो ये ना उधर दे के इधर लेके, इससे अच्छा वो क्या करती, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्लियर कर देती है, ठीक है, सीआरआर को मेंटेन कर देती है। तो ये हो गया। एक और चीज बेटा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने आपको फॉरेक्स पढ़ाते वक्त, अगर आपने नहीं देखा है डिटेल में, अगर इसको जानना है बेटा, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज वाली वीडियो को देखो, उसके अंदर हमने डिटेल में ये बात को क्लियर किया है बेटा कि फॉरेक्स का कस्टडी कौन बना के रखा है, हमारे आरबीआई के पास है। इवन हम बीओपी के अंदर भी इसको बताए हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। तो कस्टडी बनाकर, यानी डॉलर वगैरह, यूरो, पाउंड स्टर्लिन, ये सब का जो कस्टडी है वो आरबीआई बना के रखता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मतलब जो महंगाई है और जो डिफ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों को कंट्रोल करके मार्केट को अच्छा स्टेबल रखने का काम भी कौन कर रहा है बेटा, आरबीआई ही कर रही है। इस बात को याद रखना, ये जो घटना बढ़ना है ना, महंगाई को कंट्रोल करना, वो मोदी जी नहीं, वो आरबीआई करती है, ठीक है। इतना बात समझ में आया, मोदी जी भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बात पैसे से जुड़ी है ना भाई, महंगाई तो पैसे से जुड़ा खेल है, तो पैसे से जुड़े खेल के लिए मोदी जी की जगह आरबीआई पहले करती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे। विथ दिस हमारा टॉपिक जो
आरबीआई के फंक्शंस वाला था वो कवर हो गया। ठीक है, तो मैंने अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया। अब मैंने बोला कि वो इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो कैसे? ठीक है, हाउ? तो ये बोल रहा है रेपो रेट से, बैंक रेट से, रिवर्स रेपो रेट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, कैश रिजर्व सीआरआर से, एसएलआर से, ठीक है, ऐसे करके ये कंट्रोल करती है। अब ये कैसे, ये भी तो समझ लें कि ये कैसे हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, रेपो रेट पहले समझ लेते हैं। देखो, जैसे मेरे को पैसे की जरूरत होती है तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई के पास जाता है। तो जैसे बैंक मेरे से उधार जब मैं लिया तो मेरे से ब्याज लिया ना, इंटरेस्ट, तो जैसे वो मेरे से ले रहा है उसी तरीके से कमर्शियल बैंक से आरबीआई भी इंटरेस्ट लेती है। तो उसको बैंक रेट कहते हैं या रेपो रेट। अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक ने आरबीआई से तो वो बैंक रेट कहलाएगा, शॉर्ट टर्म लोन है तो रेपो रेट कहलाएगा। और ऐसे ही कई लोग हमारे बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना पैसा, ऐसे ही बैंक भी अपना डिपॉजिट कहाँ करती है, आरबीआई के पास। तो हमारे डिपॉजिट पे भी हमें बैंक ब्याज देती है, वैसे ही आरबीआई भी उनके डिपॉजिट पे ब्याज देती है। उस ब्याज को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ओके। अब और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका कहने का मतलब है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना मार्केट में। ठीक है, आरबीआई मोदी जी के कई सारे सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को सेल करती है मार्केट में पब्लिक को। ठीक है, क्यों करती है, ताकि वो महंगाई को रोक सके। अभी समझेंगे कैसे ये सब करता है, अभी मीनिंग पहले बता दूं। फिर है कैश रिजर्व, मैंने बता दिया, एसएलआर मैंने बता के रखा है ना, ये क्या क्या होता है। तो अब समझते हैं ये हाउ डज इट कंट्रोल द इन्फ्लेशन लेवल। ठीक है, कि महंगाई को कैसे रोकता है। बेटा देखो, कोई भी चीज, महंगाई का पहले तो मतलब समझ लो। पता नहीं क्यों बच्चों को ना ऐसे, देखो गलत नहीं है बट ऐसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। महंगाई का मतलब लोगों को लगता है चीजों की दाम बढ़ना, चीजों का दाम बढ़ने को महंगाई कह रहे हैं वो लोग। मैं कह रहा हूँ ठीक है गलत नहीं है, लेकिन किन किन चीजों का कितना कितना दाम खोजोगे भाई, अलग अलग हर चीज का दाम। इससे अच्छा ये करो ना, सामान को छोड़ो साइड में, पैसे को पकड़ो। पैसे को पकड़ के ये देखो कि पैसे की वैल्यू बढ़ रही है या गिर रही है मार्केट में। पैसे की वैल्यू जो गिरी है ना, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे 1 रुपए का, हमेशा मैं एग्जाम्पल भी बोलता हूँ बेटा, 1 रुपए के पहले सिक्के के पीछे क्या आता था बेटा, गेहूं का ऐसे सिंबल बना होता था ना। और आजकल 1 रुपए के पीछे क्या बना होता है, ठेंगा बना होता है। क्यों? क्योंकि भाई पहले क्या होता था, 1 रुपए में भर के पापा लोग कहानी बताते थे ना, अनाज लेके आते थे। और आज 1 रुपए लेकर जाओगे तो बेटा अपना ही ठेंगा चूसते वापस आ जाओगे। ठीक है, तो इसी चीज के लिए बोल रहा है कि कैसे 1 रुपए की वैल्यू गिर गई। पहले 50 पैसे का भी सिक्का होता था, पहले 25 पैसे का भी सिक्का, 10 पैसे और 20 पैसे के भी सिक्के होते थे। लेकिन अब उतने में कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए मार्केट से वो आउट हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है बेटा जब 1 रुपए भी गायब हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए तो इसलिए बना के रखे ना बेटा, बचा के, क्योंकि पैरिटी बनाई रखनी है हर चीज को। 1 रुपए में ना आंकने में बड़ा आसानी पड़ता है। ठीक है, कहते हैं ना, एक एक रुपए का हिसाब लूंगा, तो पहले 1 रुपए होगा तब तो हिसाब लोगे। ठीक है, तो वही चीज के लिए ये बोल रहा है। अच्छा, अब तो मैं बोला कि भाई पैसे का वैल्यू गिरने को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। बेटा किसी चीज की वैल्यू क्यों गिरती है, एक्सेस सप्लाई के वजह से। एक्सेस कोई चीज किसी के पास आ जाती है ना तो उसकी कदर नहीं करता। जैसे आप रात भर सोना बाबू ज्यादा कर दिए तो आज आपकी वैल्यू उसके जिंदगी में जैसे घटी है ना, उसी तरीके से किसी भी चीज का जब एक्सेस होता है ना बेटा, तो वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आप रोते बैठते हो। तो वही सेम सिंपल सिंपल सा फंडा यहाँ भी है कि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना जब, तो वो लोग अफराद में उड़ाने लगते हैं। कोई इंसान महंगा में भी देगा, बोलेगा अरे बहुत पैसे हैं, दे दो दे दो दे दो। तो वो पैसे का वैल्यू नहीं करता। तो यही चीज की वजह से ना चीजों का दाम बढ़ता है, क्योंकि पीपल आर केयरलेस, दे डोंट केयर अबाउट मनी। ठीक है, बहुत पैसे हैं पापा के पास, उड़ाओ। ठीक है, तो ऐसे स्थिति ना आए। तो अब लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए बेटा कि ये पैसे का मोल बहुत है,
गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल कैसे करेगी? उनके पास से या तो जो पैसे हैं वो वापस ले ले, या तो उनके पास जो पैसे जा रहे हैं उसको रोक दे, या तो सप्लाई जाने को रोक दो, या जो है उसको भी वापस ले लो। तो मांगोगे तो वो वापस प्यार से तो नहीं देंगे, तो तरीका सुनना। हम क्या करेंगे, रेपो रेट आरबीआई बढ़ाएगी, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाई तो बैंक जब लोन लेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, तो बैंक को लोन जब आगे देना है ना, तो वो भी क्या करेगा, उसका लेंडिंग रेट बढ़ा देगा कि अब जो लोन लेने आएगा उसको ज्यादा रेट में दूंगा। तो जैसे ही लोन महंगा होगा तो लोग पैसा नहीं लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे नहीं, जब तक जरूरत बहुत अर्जेंट ना हो, फालतू के लिए नहीं लेंगे। तो लोगों तक पैसा रुका, ठीक है। पैसा जब उनके पास नहीं जाएगा तो जो पैसा उनके पास रहेगा वाइसली वो कंज्यूम करेंगे, आराम से, ऐसे ही डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं देंगे, मोल भाव करना चालू करेंगे, रेट गिरवाना चालू करेंगे ना। तो ये चीज होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर दूसरा चीज, उनके पास से पैसा वापस कैसे लेंगे, तो आरबीआई बोलेगी कमर्शियल बैंकों की, लाओ मेरे पास डिपॉजिट करो, मैं ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। जब ऐसे बोलेगी तो सारे बैंक जल्दी जल्दी पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो वो लोग सोचेंगे यार ज्यादा मिल रहा है ना इधर, एक काम करते हैं उधर भी कस्टमर को भी बोलते हैं, जो मेरे पास ज्यादा डिपॉजिट करेगा उसको इंटरेस्ट अभी हाई दूंगा। तो वो अनाउंस करेगी तो लोग जल्दी जल्दी डिपॉजिट करेंगे, तो उनके घर में जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो डिपॉजिट कर देंगे। तो उधर फिर से सप्लाई कम हो गई, तो फिर से महंगाई कंट्रोल होगी। ठीक इसी तरीके से क्या होगा बेटा, सीआरआर और एसएलआर का यूज होगा। जब सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो भैया ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, तो पब्लिक के पास जाने वाला सप्लाई कम हो जाएगा। इसी तरीके से एसएलआर, ज्यादा पैसा बैंक को खुद के पास रखने के लिए आरबीआई बोल देगी, तो लोगों के पास जो जा रहा हुआ है लेंडिंग का पैसा वो कम हो जाएगा, तो उनके पास पैसा कम जाएगा। तो ये सब तरीका है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। एक और ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर में बेटा क्या होगा, इसके अंदर में हमारा किस तरीके से चलता है कि जब लोगों के पास खूब पैसा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मोदी जी क्या कहेंगे आरबीआई को कि एक काम करो, मेरे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, ये सब ना पब्लिक में आउट करो, लोग खरीदने दो और इस पे अच्छा ब्याज दो। तो वो मार्केट में आरबीआई जब बेचेगी ना, तो लोगों से पैसा ले लेगी और बॉन्ड दे देगी। अब बॉन्ड तो मार्केट में यूज नहीं होता, तो पैसे उनके पास रहेंगे नहीं, बॉन्ड उनके तिजोरी में चला जाएगा। तो जब कम पैसे उसके पास रहेंगे तो वो पैसे को अच्छे से खर्च करेंगे, नॉर्मल तरीके से खर्च करेंगे, बेफालतू तरीके से नहीं होगा फिजूल का। ठीक है, तो इस तरीके से महंगाई कंट्रोल होती है। और डिफ्लेशन में बेटा इसका जस्ट उल्टा करना चालू कर देते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को हम बेचना चालू कर देंगे, जब हम वापस से सॉरी खरीदना चालू कर देंगे, तो गवर्नमेंट जब वापस से खरीदने लगेगी तो बॉन्ड वगैरह उसके पास आ जाएगा और लोगों के पास पैसा चला जाएगा। तो जब पैसे को बढ़ाना है और घटाना है, तब वो आरबीआई को बोलती है गवर्नमेंट, और आरबीआई एक्टिवली ये सब दिमाग लगाकर लोगों से पैसा वापस छीन लेता है, बटोर लेता है और महंगाई को कंट्रोल करता है। समझ में आया? ओके। तो ये था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अब कुछ क्वालिटेटिव भी सुन लो। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सुनना। गोल्ड को जब आप गिरवी रखते हो या बेचते हो तो बेटा पूरा पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, कोलैटरल के तौर पे जब गिरवी रखते हो तो पूरा पैसा नहीं मिलता। लेट सपोज 1 लाख का वर्थ का गोल्ड रखोगे तो 80-85 हजार मिल रहा है, बाकी 15 हजार वो काट लिया ना, जो काटता है उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो लोगों तक कम पैसा पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई बढ़वा देगी। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब पहले 50 ही मिल जाता था, अब और ज्यादा कटेगा, तो अब 80 या 70 ही मिलेगा, तो लोगों तक कम पैसा जाएगा। तो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मोरल सावेशन बेटा, इसका कहने का मतलब प्यार से और नहीं तो मार से। ठीक है, इसका कहने का मतलब है बेटा कि पहले परसुएड करेगी, समझाएगी कि देखो ज्यादा लोन मत दो, महंगाई बढ़ रही है, वैर बढ़ रही है। प्यार से नहीं समझेंगे तो जाते जाते एक वार्निंग क्या देगी, बोलेगी अगर अभी तो तुम लोग नहीं मान रहे हो, कल को जब बहुत महंगाई बढ़ जाएगी और लोग जब बैंक को बिल्कुल पूछेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक का काम क्या है, बैंक का प्रोडक्ट क्या है, पैसा ही। और पैसे की वैल्यू गिरना मतलब बैंक की वैल्यू गिरना। भाई सिंपल बात है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी पढ़ाई की वैल्यू गिरी मतलब मेरी वैल्यू गिरी। तो वही बात है, बैंक का प्रोडक्ट क्या है, पैसा, पैसे की वैल्यू गिर रही है, अगर ज्यादा गिर जाएगी तो बैंक को कौन पूछेगा। तो यही बोल रहा है, उनको समझाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल में लाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो वो प्यार से समझाएगी, नहीं तो वार्निंग देके जाएगी कि कल को कुछ गड़बड़ होगी तो बेटा मेरे को मत बोलना, मैं नहीं संभालूंगा। तो फिर वो समझ जाते हैं कि वो प्यार नहीं था।
ठीक है। अच्छा, फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उनको ये भी बात बोलता है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या क्रेडिट रेशनिंग भी बोलते हैं। इसमें बोलता है कि भाई, वो बोलता है लोन सबको मत दो, फालतू में सबको लोन मत दो अभी। जहां बहुत जरूरी है, जो सेक्टर में बहुत अर्जेंट है, पैसे की वाकई में नीड है, बस वहीं पर लोन दो। इतना बात समझ में आया? सबको लोन देने से मना कर देता है। इतना बात समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, हमारे पूरे इस चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन को कंट्रोल करता है। होप सो मैं एक एक चीज को आपको समझा पाया, एक एक अच्छे से। एक टॉपिक जो मेरा मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन है बेटा, ये मेरे रेगुलर बैचेस में मैं बच्चों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके समझाता हूँ, ठीक है। और एग्जाम के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड इन रिविजन बेटा। इसके हिसाब से मैं ये छोड़ रहा हूँ। इसके नीचे का ये मैं बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन किस तरीके से हुआ, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के अंदर का एक एक डिटेल मैं करा के देता हूँ, ठीक है। तो ये सब डीमोनेटाइजेशन आने पर क्या ट्रेंड हुआ था, और फिर आपका कोरोना आने पर क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं अपने मेन बैच में, जैसा आपको स्लाइड्स में दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज को हम वहां पे करते हैं। तो अभी जो एग्जाम के लिए था, ऑलमोस्ट 99% चीजें कवर्ड हैं, ठीक है बेटा। तो इतना मैंने आपको करा दिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और उससे जाने से पहले मैं आपको ना एक काम करता हूँ, वापस से अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो बिटवीन 9 to 11 PM, ठीक है। और अगर आपको यहाँ नहीं टेक्स्ट करना है, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्या करो, अपने क्वेरी को डाल दो, अपना क्वेरी वहां पर लिख दो। अगर किसी क्वेरी में, मैं रिप्लाई तो नॉर्मली ही कर दूंगा, अगर किसी क्वेरी पे मल्टीपल बार बार लोगों को सेम क्वेरी आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लाइव आकर क्लास में समझा दिया करूंगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने करा दिया। वापस से आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बुक आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये मेरी खुद की बनाई भी बुक है। सिर्फ 98 पेज में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक सिलेबस इन डेप्थ जो भी कवरेज होता है बोर्ड का, कवर किया है मैंने, ठीक है। अगर आपको बुक लेनी हो तो आप प्लीज इसी नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आप तक ये बुक डिलीवर करा दूंगा, ठीक है। ओके, चलो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।